अरे भैया, आज हम चलते हैं इतिहास की गलियों में, सीधा फ्रांस। सोचो, आज से लगभग 250 साल पहले की बात है। तारीख थी 1789 से भी पहले की। उस टाइम फ्रांस में एक राजा हुआ करते थे। नाम था लुई 16वां। अरे नाम तो बड़ा भारी है, पर काम थोड़ा गड़बड़ था। वो अपनी रानी मैरी एंटोनेट के साथ पेरिस के पास एक शानदार महल में रहते थे, जिसका नाम था वर्साय। महल क्या था? जन्नत का टुकड़ा था। सोने चांदी के बर्तन, बड़े बड़े बगीचे, नौकर चाकर, फुल ऐश की जिंदगी चल रही थी। राजा साहब और उनके दरबारी तो मजे में थे, लेकिन फ्रांस की बाकी जनता का हाल बेहाल था। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया बस उनके महल जितनी ही खुशहाल है, बाहर क्या चल रहा है कोई खबर ही नहीं थी। उस समय फ्रांस का समाज भी बड़ा अजीब था। जैसे अपने शो में अलग अलग तरह के लोग आते हैं ना, वैसे ही फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। इन्हें कहते थे एस्टेट्स। पहले एस्टेट में आते थे पादरी लोग, यानी चर्च के बड़े बड़े पुजारी। ये लोग टैक्स नहीं देते थे, उल्टे जनता से टैक्स लेते थे। दूसरे एस्टेट में थे कुलीन लोग, मतलब राजा के रिश्तेदार, मंत्री और बड़े बड़े जमींदार। ये भी मजे में थे, इनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनकी तो पुश्तैनी जमीनें थीं, शिकार करते थे, पार्टियां करते थे और बस आराम ही आराम। असली कहानी तो तीसरे एस्टेट की थी, जिसमें फ्रांस के बाकी सब लोग आते थे। तीसरा एस्टेट मतलब आम आदमी। इसमें बड़े बड़े व्यापारी, वकील, डॉक्टर से लेकर छोटे किसान, मजदूर और दुकानदार तक सब शामिल थे। सोचो, फ्रांस की 90% से ज्यादा आबादी इसी तीसरे एस्टेट में थी। और मजे की बात देखो, सारा का सारा टैक्स भरने का बोझ इन्हीं के कंधों पर था। पहले 2 एस्टेट वाले लोग तो बस मलाई खाते थे, और तीसरे एस्टेट वाले दिन रात मेहनत करके सरकार की तिजोरी भरते थे। ये तो वही बात हो गई कि पार्टी कोई और करे और बिल कोई और भरे। ये भेदभाव ही आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाला था, जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। राजा लुई 16वां को लगता था कि वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं और जो वो कहेंगे वही कानून है, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन भैया, राजा साहब का खजाना खाली हो चुका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका की मदद कर दी थी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में। दोस्ती निभाने में सारा पैसा उड़ा दिया। ऊपर से रानी मैरी एंटोनेट के खर्चे भी कम नहीं थे। उन्हें तो मैडम डेफिसिट यानी घाटे वाली मैडम ही कहा जाने लगा था। अब जब पैसा खत्म हो गया तो राजा ने सोचा, चलो जनता पर और टैक्स लगा देते हैं। बस यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसने सोई हुई जनता को जगा दिया। अब जरा बात करते हैं तीसरे एस्टेट की, यानी आम जनता की। इनकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी महंगाई की। खाने पीने की चीजें, खासकर पावरोटी, जो वहां के लोगों का मुख्य भोजन था, उसके दाम आसमान छू रहे थे। सोचो, एक मजदूर दिन भर काम करे और शाम को घर जाए तो पता चले कि उसकी पूरी दिहाड़ी में सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी नहीं आ रही। घर में बच्चे भूखे हैं और राजा रानी महल में दावतें उड़ा रहे हैं। ये देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा, है कि नहीं? ऊपर से मौसम की मार अलग। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ओले पड़ जाते, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती थीं। किसानों की तो कमर ही टूट गई थी। दूसरी बड़ी समस्या थी टैक्स की। जैसा मैंने बताया, सारा टैक्स तीसरे एस्टेट वालों को ही देना पड़ता था। एक तो सरकार को टैक्स दो, फिर चर्च को अलग से टैक्स दो और जमींदार को अलग से हिस्सा दो। बेचारे किसान की कमाई का ज्यादातर हिस्सा तो टैक्स भरने में ही चला जाता था। उनके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। वकील, व्यापारी जैसे पढ़े लिखे लोग भी परेशान थे। उनके पास पैसा तो था, लेकिन समाज में इज्जत नहीं थी। उन्हें लगता था कि हम भी पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हैं, देश चलाते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमें कोई अधिकार क्यों नहीं? इसी बीच फ्रांस में कुछ नए विचार भी फैल रहे थे। कुछ बड़े बड़े विचारक और लेखक हुए, जैसे जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखना शुरू किया कि राजा को भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए काम करे, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बातें की। ये विचार कॉफी हाउस और सैलून में डिस्कस होने लगे और धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचने लगे। लोगों को अब समझ आने लगा था कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है और इसे बदलना जरूरी है। उन्हें अब अपने अधिकार चाहिए थे। जब लोगों का गुस्सा और नई सोच एक साथ मिल गए तो एक विस्फोटक माहौल तैयार हो गया। लोग अब चुपचाप सहने को तैयार नहीं थे। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनकी आवाज बन सके, जो राजा के सामने उनकी बात रख सके। उन्हें लगने लगा था कि अब बातें करने का समय खत्म हो गया है, अब कुछ करने का समय आ गया है।
राजा लुई 16वां की एक गलती ने उन्हें वो मौका दे दिया। राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाई और यहीं से क्रांति का बिगुल बज गया। जनता अब हिसाब मांगने के लिए तैयार थी और फ्रांस का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो भैया, हुआ यह कि राजा का खजाना था खाली और उसे चाहिए था पैसा। तो उसने 175 सालों बाद एक मीटिंग बुलाई जिसे एस्टेट्स जनरल कहते थे। इसमें तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि आते थे। राजा का प्लान था कि तीसरे एस्टेट पर और टैक्स लगा देंगे, काम खत्म। लेकिन इस बार तीसरा एस्टेट तैयार होकर आया था। उन्होंने कहा, नहीं जी, अब ऐसे नहीं चलेगा। वोटिंग व्यक्ति के हिसाब से होनी चाहिए, एस्टेट के हिसाब से नहीं। पहले क्या होता था, हर एस्टेट का एक वोट होता था। तो पादरी और कुलीन लोग, मतलब पहला और दूसरा एस्टेट, हमेशा मिलकर 2-1 से जीत जाते थे और तीसरे एस्टेट की बात दब जाती थी। लेकिन इस बार वो अड़ गए। जब राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में मीटिंग से बाहर आ गए। वो पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और वहीं कसम खाई। उन्होंने कहा, जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेंगे जिसमें सबके अधिकार बराबर होंगे, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। ये एक तरह से सीधी सीधी राजा को चुनौती थी। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, मतलब अब वो ही पूरे फ्रांस के प्रतिनिधि थे, राजा नहीं। ये सुनकर राजा के तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा था कि ये लोग डर जाएंगे, पर यहां तो कहानी ही पलट गई थी। उधर पेरिस की सड़कों पर माहौल गर्म था। लोगों तक ये खबरें पहुंच रही थीं और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें अफवाह मिली कि राजा अपनी सेना बुलाकर नेशनल असेंबली को कुचलने वाला है और पेरिस पर हमला करने वाला है। बस फिर क्या था, भीड़ बेकाबू हो गई। उन्हें हथियार चाहिए थे अपनी रक्षा के लिए। 14 जुलाई 1789 को हजारों लोगों की भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया। बास्तील का किला राजा की तानाशाही का प्रतीक माना जाता था। वो एक जेल थी। लोगों ने किले के दरवाजे तोड़ दिए, हथियार लूट लिए और कैदियों को आजाद कर दिया। इस घटना ने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। बास्तील के पतन की खबर जैसे ही गांवों में पहुंची, वहां भी किसान भड़क उठे। उन्होंने जमींदारों के किलों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके अनाज के गोदाम लूट लिए और लगान वाले सारे कागजात जला दिए। चारों तरफ मारो, लूटो, जला दो का माहौल था। कुलीन लोग और पादरी डर के मारे अपने घर बार छोड़कर दूसरे देशों में भागने लगे। राजा लुई 16वां को समझ आ गया था कि अब जनता की बात माननी ही पड़ेगी। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और कहा कि वो संविधान के अनुसार ही राज करेगा। क्रांति की पहली और सबसे बड़ी जीत हो चुकी थी। फ्रांस अब बदल रहा था। बास्तील के किले पर हमले के बाद क्रांति की आग पूरे फ्रांस में फैल गई। नेशनल असेंबली ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने अगस्त 1789 में एक घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम था मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। इसमें कहा गया कि सभी इंसान जन्म से स्वतंत्र और बराबर हैं। सबको अपनी बात कहने, लिखने और धर्म चुनने की आजादी है। कानून की नजर में सब बराबर होंगे, चाहे वो राजा हो या रंग। ये तो फ्रांस के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। सदियों से जो भेदभाव चला आ रहा था, उसे एक झटके में खत्म कर दिया गया। अब कोई पादरी या कुलीन खास नहीं था, सब फ्रांस के नागरिक थे। इसके बाद नेशनल असेंबली ने चर्च की जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें बेचकर सरकार का खजाना भरा। पादरियों को भी सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा गया। ये सब देखकर राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट बहुत डर गए। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जान खतरे में है। जून 1791 में उन्होंने भेष बदलकर देश से भागने की कोशिश की। वो ऑस्ट्रिया जाना चाहते थे, जहां रानी का भाई राजा था, ताकि वहां से सेना लेकर वापस फ्रांस पर हमला कर सके। लेकिन सीमा के पास ही उन्हें पकड़ लिया गया। इस घटना ने जनता का राजा पर से रहा सहा भरोसा भी खत्म कर दिया। लोगों को लगा कि राजा तो गद्दार है। अब फ्रांस में माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया था। दूसरे देशों के राजाओं को भी डर लगने लगा था कि कहीं उनके देश में भी ऐसी क्रांति न हो जाए। इसलिए ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे देशों ने फ्रांस पर हमला करने की धमकी दी। जवाब में नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में खुद ही इन देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हजारों लोग देश के लिए लड़ने सेना में भर्ती हो गए। इसी दौरान मार्सेले नाम का एक गीत बहुत मशहूर हुआ, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। युद्ध के कारण देश में फिर से महंगाई बढ़ गई और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इसका फायदा कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने उठाया। इन कट्टरपंथियों का नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसके ग्रुप का नाम था जैकोबिन क्लब। उन्होंने लोगों को भड़काया कि जब तक राजशाही पूरी तरह खत्म नहीं होगी, तब तक फ्रांस सुरक्षित नहीं है। अगस्त 1792 में उन्होंने राजा के महल पर धावा बोल दिया।
राजा के गार्ड्स को मार डाला और राजा रानी को बंदी बना लिया। इसके बाद नई चुनी हुई असेंबली, जिसे कन्वेंशन कहा गया, ने राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। यानी अब फ्रांस का मुखिया कोई राजा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। और फिर देशद्रोह के मुकदमे में राजा लुई 16वां को मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को उन्हें सबके सामने गिलोटिन से मार दिया गया। राजा को मारने के बाद फ्रांस की मुश्किलें खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। जैकोबिन क्लब के नेता रोबेस्पियर के हाथ में सत्ता आ गई। उसने कहा कि गणतंत्र के दुश्मनों को खत्म करना जरूरी है और इसी के साथ शुरू हुआ आतंक का राज, जो 1793 से 1794 तक चला। रोबेस्पियर को जो भी गणतंत्र का दुश्मन लगता, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हो या उसकी अपनी पार्टी का कोई नेता जो उससे सहमत ना हो, उसे पकड़कर सीधा गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन एक मशीन थी जिससे सिर काटकर सजा दी जाती थी। इस एक साल में हजारों लोगों को बिना ठीक से मुकदमा चलाए मार दिया गया। रोबेस्पियर ने हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने खाने पीने की चीजों के दाम तय कर दिए, मजदूरी तय कर दी और लोगों को एक खास तरह की समानता वाली रोटी खाने पर मजबूर किया। उसने चर्च बंद करवा दिए और उनकी इमारतों को दफ्तर बना दिया। लोग अब उससे डरने लगे थे। जो लोग कल तक उसे अपना हीरो मानते थे, वही अब उसकी तानाशाही से तंग आ चुके थे। उसकी अपनी पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ हो गए। आखिरकार जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को भी पकड़ लिया गया और अगले ही दिन उसे भी उसी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया जिस पर उसने हजारों लोगों को भेजा था। आतंक का राज खत्म हुआ। रोबेस्पियर के मरने के बाद फ्रांस में फिर से अस्थिरता का माहौल बन गया। अब सत्ता मध्य वर्ग के अमीर लोगों के हाथ में आ गई। उन्होंने एक नया संविधान बनाया और 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसे डायरेक्टरी कहते थे, देश चलाने के लिए। लेकिन ये डायरेक्टर आपस में ही लड़ते रहते थे। देश में भ्रष्टाचार फैल गया, महंगाई बढ़ गई और लोग परेशान थे। देश को एक मजबूत नेता की जरूरत थी जो इस गड़बड़ी को खत्म कर सके। और तभी फ्रांस के राजनीतिक मंच पर एक नए हीरो की एंट्री हुई। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वो सेना में एक बहुत ही काबिल और होशियार जनरल था। नेपोलियन ने अपनी जीतों से फ्रांस की जनता का दिल जीत लिया था। लोग उसे एक रक्षक के रूप में देखने लगे। 1799 में उसने इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और डायरेक्टरी का तख्ता पलट कर दिया। उसने खुद को फ्रांस का पहला कौंसिल घोषित कर दिया और सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। और फिर 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अरे वाह, मतलब क्रांति शुरू हुई थी राजशाही खत्म करने के लिए और घूम फिरकर कहानी फिर से एक सम्राट पर आ गई। लेकिन नेपोलियन पहले के राजाओं जैसा नहीं था। उसने क्रांति के कई अच्छे विचारों को आगे बढ़ाया और फ्रांस को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार किए। तो भैया, इतनी मारकाट, इतने बदलाव के बाद आखिर फ्रांस को मिला क्या? अरे बहुत कुछ मिला जी। सबसे बड़ी चीज जो इस क्रांति ने दी वो थी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा। ये 3 शब्द सिर्फ नारे नहीं थे बल्कि फ्रांस की नई पहचान बन गए। राजशाही खत्म हो गई और तानाशाही का विचार जड़ से उखड़ गया। अब यह मान लिया गया कि सरकार चलाने की असली ताकत जनता के हाथ में है। लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। हालांकि शुरू में यह सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित था, लेकिन एक शुरुआत तो हुई। बाद में धीरे धीरे सभी को यह अधिकार मिल गया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी सामंतवाद का खात्मा। याद है ना, वो पहले और दूसरे एस्टेट वाले लोग जो बिना कुछ किए मजे करते थे और टैक्स भी नहीं देते थे। क्रांति ने उनके सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए। अब कानून की नजर में सब बराबर थे। सबको टैक्स देना पड़ता था। चर्च की ताकत भी कम कर दी गई और उसकी जमीनें छीन ली गई। इससे समाज में एक तरह का संतुलन आया। जो किसान सदियों से जमींदारों के गुलाम बनकर जी रहे थे, वो अब आजाद हो गए। यह सामाजिक बदलाव फ्रांस के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लोगों को अब अपनी मेहनत का फल मिलने लगा था। क्रांति के बाद नेपोलियन ने कई ऐसे सुधार किए जिनका असर आज भी दिखता है। उसने पूरे फ्रांस के लिए एक जैसा कानून बनाया जिसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं। इसने जन्म पर आधारित सभी भेदभाव खत्म कर दिए और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। उसने नाप तौल की एक नई प्रणाली शुरू की जिसे दशमलव प्रणाली कहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, लीटर। यह प्रणाली इतनी अच्छी थी कि आज दुनिया के ज्यादातर देश इसी का इस्तेमाल करते हैं। उसने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया और नए स्कूल और विश्वविद्यालय खोले। इन सुधारों ने फ्रांस को एक मजबूत
और आधुनिक देश बनाने में बहुत मदद की। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। लोगों में अब यह सोच पैदा हुई कि वो किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक देश यानी फ्रांस के नागरिक हैं। उनमें अपने देश के प्रति प्रेम और गर्व की भावना जागी। फ्रांस का नया तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान, मार्सेले और राष्ट्रीय प्रतीकों ने इस भावना को और मजबूत किया। यह राष्ट्रवाद की लहर सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही बल्कि धीरे धीरे पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों ने अपने देशों को विदेशी शासन से आजाद कराने के लिए क्रांतियां और आंदोलन शुरू कर दिए। तो देखा, एक क्रांति ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। तो आखिर में सवाल यह उठता है कि हम आज 2025 में बैठकर इस पुरानी कहानी से क्या सीखें? अरे बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी सरकार को अपनी जनता की आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए। जब लोग परेशान होते हैं, जब उनके साथ अन्याय होता है और जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो उनका गुस्सा एक दिन क्रांति का रूप ले लेता है। राजा लुई 16वां ने यही गलती की थी। उसने सोचा कि वो हमेशा की तरह मनमानी करता रहेगा और जनता चुपचाप सहती रहेगी। लेकिन जनता की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। यह हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। दूसरी सीख है स्वतंत्रता और समानता के महत्व की। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें सिखाया कि सभी इंसान बराबर हैं और सबको आजादी से जीने का अधिकार है। किसी के साथ उसके जन्म, जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज हमारे भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, जैसे बोलने की आजादी, बराबरी का अधिकार, ये सब विचार कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। ये अधिकार हमें बहुत संघर्षों के बाद मिले हैं, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी सीख ये है कि बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। फ्रांसीसी क्रांति में बहुत खून खराबा हुआ, आतंक का राज आया और अस्थिरता फैली। इससे हमें पता चलता है कि बड़े बदलावों की कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन अंत में इन सब कुर्बानियों के बाद ही एक बेहतर समाज का निर्माण हुआ। यह हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और सही मूल्यों के लिए लड़ते रहना चाहिए, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। साथ ही यह भी चेतावनी देता है कि क्रांति के नाम पर हिंसा और तानाशाही को सही नहीं ठहराया जा सकता, जैसा रोबेस्पियर ने किया था। असली क्रांति विचारों की होती है, हिंसा की नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए तो यह कहानी एक खजाना है। यह सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि यह हमें राजनीति, समाज और मानवाधिकारों के बारे में सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे आम लोग भी मिलकर बड़े से बड़े तानाशाह को झुका सकते हैं। यह हमें सवाल पूछना सिखाती है, क्यों कुछ लोग अमीर हैं और ज्यादातर लोग गरीब क्यों हैं? सरकार को कैसे काम करना चाहिए? हमारे अधिकार क्या है? इसलिए इस कहानी को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए पढ़ो, क्योंकि क्या पता कल का बदलाव लाने वाले आप ही हों। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।